Good morning, all of you. Today's our topic is formation of a company. Chapter Formation of a company, various stages, and topic Memorandum of Association. MOA, Memorandum of Association, Article of Association. ये सब हम इस वीडियो में करेंगे। डिफरेंस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। इट रेफर टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच दोज कंडीशन आर स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। एक कंपनी किस लिए बनाई गई है, उन सभी बातों का जो वर्णन करता है वो है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सारी कंडीशंस बताई जाती हैं, उसी के बेस पर ही कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है। एक कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट इट, मीन्स बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कराया जा सकता है। एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है बनवाना पड़ता है, जिसमें कंपनी के क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या राइट हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डिफाइन जो है किया जाता है। इट इज़ इन फैक्ट हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन स्टोन जो है कंपनी का वो ये होता है कि एक कंपनी क्या काम करने वाली है, किस सीमा में रहकर काम करेगी। तो एक बाउंड्री वॉल जो है कंपनी की बना दी जाती है, उसी को ही हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाहर जो इसके अंदर जितने भी राइट्स लिखे हैं या बताए गए हैं कि इस दायरे में रहकर ही उसको काम करना पड़ता है, इससे बाहर जो है कंपनी नहीं कर सकती है। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंपनी की जो है एक तरह से नींव है, फाउंडेशन है, जिसके ऊपर कंपनी का पूरी कंपनी जो है वो खड़ी है। और साथ ही साथ ये बता देती है कि इसमें आपको कोई भी काम जो करना है वो इसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है पर्सन आपके साथ, या कोई भी पर्सन जो है जो कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, तो वो जो है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखकर पता लगा सकता है। आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो भी शेयर होल्डर कौन हैं, आपके पर्सन्स कौन कौन हैं। तो ये सारे पर्सन जो हैं वो आपके साथ बिजनेस करने से पहले आपकी बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इसी को ही देखकर आपके बारे में, कंपनी के बारे में जो है वो पता लगा लेते हैं। मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी ज़रूरी है। अब कौन कौन से कंटेंट इसके अंदर लिखे होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग इसमें 6 जो क्लॉजेज हैं उनका वर्णन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि 6 क्लॉजेज के बारे में बताया गया है, जो कि नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। नेम क्लॉज क्या कहता है कि इसके अंदर जो है नेम क्लॉज जिस नाम से कंपनी को रजिस्टर्ड कराया गया है, इन दिस क्लॉज दैट नेम इज स्टेटेड बाय विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, जिस नाम से कंपनी का रजिस्टर कराया गया है उस नाम से जो है हम कंपनी उस नेम क्लॉज के अंदर वो नेम जो है वो गिवन होता है। द नेम ऑफ ए कंपनी इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन बट ऑल्सो फॉर ए सिंबल ऑफ इट्स पर्सनल एग्जिस्टेंस।
सिर्फ नेम जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका एक जो पर्सनल एग्जिस्टेंस है उसके लिए भी नेम जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि नाम से ही जो है पर्सन, नाम से ही कंपनी, नाम से ही स्कूल जो है वो पहचाना जाता है। और साथ ही साथ उसकी जो अगर एक एग्जिस्टेंस दिखानी है तो भी उसका एक सिंबल जो है वो देना पड़ता है, तो वो हमारा जो है नाम ही होता है। तो कंपनी जो है अपना नेम अपनी मर्ज़ी से चूज़, कोई भी पर्सन जो है इसका जो नेम चूज़ करेगा, बस वो ये ध्यान में रखेगा कि वो किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और कोई भी लीगल जो होते हैं, मींस गवर्नमेंट के द्वारा जो यूज़ किए हुए वर्ड होते हैं, जैसे कि गवर्नर, या फिर हम कह सकते हैं कि एम्पायर, ऐसे वर्डों का यूज़ जो है उसमें नहीं किया जाना चाहिए। जो स्टैचुटरी रिस्ट्रिक्शन है उनको ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा आता है क्या, मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो नेम की बात चल रही है, हम नेम क्लॉज के अंदर ही बात कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है कि ये स्टैचुरी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको ध्यान में रखना है। तो क्या स्टैचुरी रिस्ट्रिक्शंस हैं? सबसे पहले कि मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के ओपिनियन में अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 कंपनी एक्ट में ये बोला है कि एक कंपनी जब रजिस्टर्ड कराने जा रही है अपना नेम, तो वो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑब्जेक्शनेबल जो है वो नहीं होना चाहिए, अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो है उसको गलत मानते हैं, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर कभी भी ऑब्जेक्शन उठा सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका नाम ऑब्जेक्शनेबल हो। सेकंड पॉइंट हमारा आता है मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बर एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट। तो कुछ ऐसे जो सिंबल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि नेम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है मना करती है कि 1950 के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोहिबिटेड बताया गया है, तो वो वर्ड भी जो ऐसे यूज़ नहीं करने चाहिए, जैसे कि एम्पायर, एम्प्रेस, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट। तो इस टाइप के नाम जो हैं गवर्नमेंट जो है वो मना करती है। और यूएनओ और डब्ल्यूएचओ की अकॉर्डिंग भी जो है कॉमन सील पर या सील है आपकी, या जो भी सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी की जो सील्स हैं, फ्लैग हैं, वो भी उसके ऊपर यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, ताकि वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो गवर्नमेंट का शो करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो है यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। इट इज़ नेसेसरी दैट नेम ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मस्ट एंड विद वर्ड लिमिटेड एंड द नेम ऑफ ए प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। जो पब्लिक कंपनी है उसके साथ लिमिटेड वर्ड जो है आता है, और जो प्राइवेट कंपनी है उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है लगाना ज़रूरी होता है। द एम ऑफ दैट every person transacting with the company must be aware that the liability of the member is limited। तो यहाँ पर ये बात है कि जो भी इसका ये लगाने का मेन पर्पज़ ये है, या इसका ऑब्जेक्टिव जो ये है कि कंपनी के साथ जो भी पर्सन बिहेव कर रहा है, या कंपनी के साथ जो भी पर्सन जो है लेन देन कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो जो मेंबर हैं उसके वो लिमिटेड हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज मीन्स जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, या हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है उसको हम कहेंगे, उसके बारे में जो वर्णन करेंगे वो हम करते हैं सिचुएशन क्लॉज में। कहाँ पर आप कौन सा प्लेस है। इन दिस क्लॉज द नेम ऑफ द स्टेट इज़ मेंशन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बना हुआ है उस जगह का नाम, एड्रेस जो है, और उस ऑफिस का जो नेम है वो आपको उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना होता है। और इसी के इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज ओनली द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंपनी डोमिसाइल एंड इट्स नेशनैलिटी इज़ फिक्स्ड। इसी के बेस पर ही, इसी रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस के बेस पर ही जो है उस कंपनी की नेशनैलिटी और जो भी डोमिसाइल वगैरह बनवाया जाता है वो उसी के बेस पर ही बन पाता है।
By situation clause, it is decided to whether the company is Indian company or foreign one. Generally, full address of the company is given in the memorandum of association at the time of incorporation. But if this is not done, the address of registered office of the company must be sent to the registrar within 30 days of the commencement of business or date of incorporation, whichever is earlier. तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी आपका सिचुएशन क्लोज है वो चाहे कंपनी जो है फ़ॉरेन की है या फिर इंडियन कंपनी है, तो उन दोनों में आपको क्या है, आपको पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है फुल देना पड़ता है। अगर अभी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का जो है डिसाइड नहीं हुआ है तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 30 दिन के अंदर जो है हमको देना पड़ता है, जो भी चाहे वो रजिस्ट्रार कराने के 30 दिन के अंदर जो है वो देना पड़ता है। हम ये भी कह सकते, यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर आपका इनकॉर्पोरेशन की डेट जो भी है मींस टाइम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट इफ़ दिस इज़ नॉट डन, अगर रजिस्टर्ड कराते टाइम अगर ये नहीं बना है तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस को का जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना होता है विद इन 30 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दोनों में से जो भी पहले हो, विच एवर इज़ अर्लियर। तो दोनों में से जो भी पहले हो, अगर आपने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है उसके 30 दिन या फिर रजिस्टर्ड कराए को 30 दिन हो गए, तो उसमें जो दोनों में से पहले हो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो सबमिट जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है वहाँ पर देना पड़ता है। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा ऑफिस होता है? एक ऐसा ऑफिस जिसमें कंपनी की सारी बुक्स, सारी स्टैचुरी बुक्स, सारे लीगल काम जो है मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो करने के लिए हमारे होते हैं तो वो सारा जो है यहीं पर ही रखा होता है। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर विच वेयर ऑल द स्टैचुरी बुक्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट बिसाइड ऑल द नेसेसरी नोटिस लेटर टू द कंपनी कैन बी सेंट हेयर। कोई भी पर्सन जब कोई भी लेटर भेजता है, कोई भी भेजता है कुछ भी कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहता है या कंपनी से कांटेक्ट करना चाहता है तो वो इसी एड्रेस पर ही करता है। एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी कैन बी रिसीव्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी पर्सन कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो इसी ऑफिस से ही ले सकता है। ए कंपनी कैन रन इज मेन बिजनेस एट ए प्लेस अदर दैन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो मेन ऑफिस है मतलब कि कंपनी जो मेन जहाँ रन कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, वो कोई और जगह पर हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो ऐसा स्थान जो है कि जिस पर कंपनी की सारी लीगल स्टैचुरी जो है बुक्स होंगी, कोई भी इंफॉर्मेशन या लेटर कुछ भी सेंड करना होगा वो इसी लेटर के इसी ऑफिस के थ्रू जो है वो सेंड किया जाता है और यहीं पर ही रिसीव किया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लोज का। ऑब्जेक्ट क्लोज में आप देख सकते हैं दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये ऑब्जेक्ट क्लोज जो है वो बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव को बताता है, मींस इम्पोर्टेंट क्लोज है। इसके अंदर हम सारे ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हमारा मेन पर्पज़ क्या है कंपनी को इस्टेब्लिश करने का वो सब बताया जाता है। तो ये जो हमारा कंपनी के राइट्स को भी डिफ़ाइन करता है, जिसके अंदर उसकी लिमिट्स भी डिफ़ाइन की जाती है कि वो किस दायरे के अंदर रहकर काम करेगा। तो आगे इसको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे जो है हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा मेन ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इन दिस कंपनी हैज़ टू स्टेट दोज ऑब्जेक्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच इज कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड दोज ऑब्जेक्ट विच आर हेल्पफुल एंड रिलेटेड एंड इंसिडेंटल टू अटेन द मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है? कंपनी को बनाने का मेन पर्पज़ क्या है, तो ये उन सबको आपको डिफ़ाइन करना होगा। इसके अंदर वो सब लिखे होंगे और मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हेल्पफुल अदर ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी क्या है लिखना होगा। Those object the attainment of which a company, if the necessity arises, can work and nevertheless those are not stated in part 1 in relation to those company which are not trading company and whose working is not limited to only a single state. It is necessary to give the name of all the states in which they would attain its objective. तो कंपनी जो है
जो भी काम करने के लिए उसको ज़रूरी है, मीन्स कभी भी काम करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव जो है फर्स्ट में, जिसका हम कह सकते हैं कि मेन क्लोज में जिसका वर्णन नहीं किया गया है, उन कंपनियों के बारे में कह रहे हैं ये जिनका जो ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, whose working not limited to only a single state, जो एक सिंगल स्टेट में काम नहीं कर रही है, उन सारे स्टेट्स के नाम भी वहाँ पर देने होंगे, तो जो अपने उद्देश्य को या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कर रही है। तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है इन कामों के लिए प्रोहिबिटेड है कि जो इलीगल हों, इमोरल हों, उन कामों के लिए जो है कंपनी नहीं बनाई जा सकती। कि कंपनी को बनाने का मेन पर्पज़ क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान में रखना होगा कि कंपनी जो है वो इन कामों के लिए नहीं हो सकती। कंपनी जो है इमोरल नहीं हो सकती कि कुछ जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन चलाना, इलीगल कामों के लिए भी क्या है नहीं हो सकती कि लॉटरी वगैरह का काम करना या गैम्बलिंग, जुआ खेलने वाले घर चलाना, उसके लिए भी क्या है नहीं किया जाएगा कंपनी का। थर्ड पॉइंट हमारा आता है पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसीज़, और जो पब्लिक पॉलिसी है लोगों के, हम कह सकते हैं कि पब्लिक के अगेंस्ट, अपोजिट नहीं होनी चाहिए, ऐसे काम के लिए नहीं होनी चाहिए जो कि जैसे कि एस्टेब्लिश्ड मोनोपोली टू ट्रेड विद सम फॉरेन एनिमी एट्सेट्रा, तो इन सब के लिए कंपनी जो है एस्टेब्लिश नहीं की जानी चाहिए। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है लाइबिलिटी क्लोज का। आप यहाँ देख सकते हैं लाइबिलिटी क्लोज क्या है। According to the Company Act, the liability clause of the company limited by share by guarantee must state the liability is limited. In the company limited by shares, limited clause means that shareholder of the company will be liable for face value of the share purchased by them. तो यहाँ पर जो बात है वो ये कि कंपनी जो है लाइबिलिटी क्लोज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पर्सन जो है गारंटी जितनी दे रहा है वो उतने तक ही उसकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड रहती है। अगर पर्सन ने शेयर परचेज किए हैं तो वो अपने फेस वैल्यू तक की ही अमाउंट के लिए लाइबल हो सकता है। इट मीन्स दैट ए कंपनी कैन नॉट रिसीव एनी अमाउंट ओवर एंड अबोव द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन इट्स लाइफ टाइम। कंपनी जो है उसकी लाइफ टाइम में शेयर से ज़्यादा अमाउंट जो है उससे नहीं ले सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए पर्सन परचेज 5 शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच, एक पर्सन ने 500 रुपये के 5 शेयर जो है परचेज किए हैं, पर शेयर रेट जो है वो 100 है। ही कैन नॉट ही को बी कॉल्ड अपॉन टू अबोव ₹500, तो वो 500 से ऊपर जो है वो उससे नहीं मंगाए जा सकते हैं, उसके लिए उसको कॉल नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ जितने तक के शेयर मंगाए जाते हैं उतने तक के लिए ही वो पर्सन जो है लाइबल होगा, एक्स्ट्रा के लिए नहीं होगा, चाहे कंपनी वाउंड अप होएगी तो भी। नेक्स्ट जो है हम कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये तो बात थी कि लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड लाइबिलिटी मींस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन, जितनी की गारंटी गिवन है उतने तक के लिए ही लाइबल है। ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मस्ट स्पेसिफिकली मेंशन द अमाउंट ऑफ गारंटी। यहाँ पर स्पेसिफिकली की जो बात की गई है कि पहले से ही डिफाइन कर दिया जाएगा कि कितने तक की अमाउंट जो है गारंटी दी गई है। बट इन केस ऑफ गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम अलोंग विद द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम, और in case of winding up, if company unable to pay its creditor, then its member can be called upon to pay and value of share along with the amount of guarantee given by them. तो यहाँ पर जो बात है वो ये कि जितनी भी अमाउंट है वो पहले से बता दी जाएगी कि कितने तक की गारंटी जो है वो दी जा रही है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि उनके जो मेंबर हैं फेस वैल्यू के अलावा जो गारंटी उन्होंने बताई होगी उतनी ही पेमेंट करनी होगी। और अगर कोई पर्सन अपने लाइबिलिटी को पे करने में, कंपनी जो है अपनी लाइबिलिटी को पे करने में, वाउंड अप करने के टाइम पर जो है अपना पेमेंट नहीं कर पाती है, तो सिर्फ उतने जो मेंबर हैं वो उतना ही पे कर सकते हैं जितने तक की उनकी वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं, मींस जितने रुपए की उनके शेयर्स की गारंटी उन्होंने दी हुई है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल ऑफ क्लोज।
कैपिटल ऑफ क्लोज क्या है, कैपिटल के बारे में कि कंपनी जो है कितनी कैपिटल होगी, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी, जो पर्सन जो है कंपनी जो है वो कितना पैसा जो है पूरी लाइफ टाइम में लगा सकती है, मींस ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी उसकी। ऑथोराइज कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल जिसको हम कहते हैं, वो ये होती है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितने के शेयर इशू कर सकती है। उसकी जो ऑथोराइज कैपिटल होती है उसको रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, बता दिया जाता है स्टार्टिंग में ही कि कितनी कैपिटल जो है वो अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की कैपिटल के बारे में बात है। इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इट इज़ नेसेसरी दैट इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट मेंशन दैट as to what will be authorized capital of the company in what manner the share will be divided। कितनी कैपिटल जो है ऑथोराइज की गई होगी तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताना होगा। और एक शेयर का रेट कौन कौन से शेयर वाले आप जो है 100 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 1000 रुपये वाला, कितने रुपये शेयर वाला जो है शेयर होगा पर शेयर, तो वो भी आपको बतानी होगी। जैसे कि एक कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 करोड़ है तो 1 करोड़ शेयर्स और 10 रुपीज़ ईच का शेयर रहेगा। इट विल नॉट बी नेसेसरी टू मेंशन डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर बिकॉज इट्स डिटेल आर मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो ये कहते हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट टाइप के जो है जो शेयर्स बताए गए हैं तो उनका एक एक चीज़ जो है वो बताई जाए कि 10 रुपये वाला भी है, 100 वाला भी है। तो बस मतलब कि सिंपली आप कितने शेयर जो हैं वो कर रहे हैं उसको ही बताना होगा। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि इट विल नॉट बी नेसेसरी टू मेंशन, ये हो चुका है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ द शेयर एंड कोरस्पॉन्डिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर शुड बी गिवन इन द आर्टिकल्स। इसके अंदर वो भी बताना होगा कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनके राइट क्या होंगे। कंपनी अपने लाइफ टाइम में कैन नॉट इशू शेयर बियॉन्ड इज रजिस्टर्ड और अथोराइज कैपिटल अनलेस एंड अनटिल ए प्रॉपर अल्ट्रेशन इज डन। अगर कंपनी ने रजिस्टर्ड कैपिटल जितने की कराई है वो अपने लाइफ टाइम में उतने के शेयर ही इशू कर सकती है। अगर वो उससे ज़्यादा इशू करना चाहती है तो पैसे पहले उसको अल्टरेट कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड दोबारा से कराना पड़ेगा। और एवरी पर्सन जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर हैं उनको कम से कम 1 शेयर लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा 6th पॉइंट, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज में दिस इज़ द लास्ट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें ये लिखा होता है कि जो भी पर्सन हैं उन सब के सिग्नेचर कराए जाते हैं। वो ये बताता है कि मैं जो है सिग्नेचर इस बात के करता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को खोलने में या कंपनी को खोलने में, मैं अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। वो ये कहता है कि मैं इसको खुलवाने में या कंपनी बनवाने में जो है इच्छुक हूँ। तो इस बात के लिए वो पर्सन हैं वो सिग्नेचर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या वर्डिंग लिखी होती है जिसके नीचे वो सिग्नेचर कर सकते हैं। वी ऑल द फॉलोइंग पर्सन whose name and address are mentioned below are desirous of being formed into company pursuance of this law. We respectively agreed to take the number of share in the capital of company set opposite our respective names। मतलब कि वो पर्सन जब सिग्नेचर करते हैं तो वहाँ ये लिखा होता है कि हम ये व्यक्ति जिनके नाम और एड्रेस दिए गए हैं, हम कंपनी के बनवाने में, कंपनी को फॉर्म करने में जो है इच्छुक हैं, डिज़ायर हैं। हम लोग जो है अपने नाम के साथ जितने शेयर वो परचेज लेते हैं उनके नाम के साथ और कैपिटल जितनी है उसको स्वीकार करते हैं, कुछ ऐसा जो है वो करते हैं। आफ्टर दिस दैट जो है कंपनी के पर्सन सिग्नेचर करा लिए जाते हैं और उनको जो भी अमाउंट, जितने भी शेयर्स उन्होंने ली उसकी अमाउंट भी जो है वो डिपॉजिट करा देते हैं। और हर पर्सन जो है अपने गवाह के मीन्स सिग्नेचर जो है, विटनेस के भी सिग्नेचर इसमें कराता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? It refer to that document of the company in which rules of internal management to achieve the objective laid down in memorandum of association are stated। Article of association जो भी जिस काम के लिए कंपनी को बनाया गया है वो ऑब्जेक्टिव्स
को अचीव करने के लिए, उन कामों को कंप्लीट करने के लिए जिन रूल और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है और वो रूल्स जहाँ डिफाइन किए जाते हैं उसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी के प्रमोटर्स के थ्रू बनाया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट। तो कंपनी को बनाने के लिए रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट भी जो है सबमिट कराना पड़ता है। इसको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 1956 के अकॉर्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो दोनों प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इट इज़ एन असिस्टिंग डॉक्यूमेंट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको हम असिस्टिंग मीन्स उसका हेल्पिंग का कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी हेल्प करने के पर्पज़ से बनाया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हेल्प करने के पर्पज़ से या असिस्टिंग जो हम डॉक्यूमेंट जो है इसको कह सकते हैं, ये हमारा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, जिस काम के लिए कंपनी को बनाया गया है, उनको अचीव करने के लिए जो रूल्स, इंटरनल रूल्स होंगे कंपनी के, वो जो है इसमें डिफाइन किए जाते हैं। इन दिस डॉक्यूमेंट रूल एंड रेगुलेशन फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स stated in the memorandum of association and for running the affair of company smoothly are stated। कंपनी को स्मूथली रन कराया जा सके उसके लिए जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिक्सेस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी एंड आर्टिकल टेल द वे एंड मोड ऑफ टेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बार बार चेंज नहीं होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट बता दिए जाते हैं वो कर दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि पर्सन बदल जाते हैं, जो भी काम करने के तरीके हैं वो बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, तो उससे रिलेटेड रूल वगैरह भी जो है हम बदल सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो उसको डिफाइन वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने फिक्स कर दिया फंक्शनल एरिया, उसी को ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना होता है। मींस उसी दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही वो रूल और रेगुलेशन जो है बनाना पड़ता है उसको। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी गिवन वर्क है उसको वही करना पड़ेगा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहे गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट होते हैं वो आप यहाँ देखेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल रूल ऑफ द कंपनी के इंटरनल रूल्स के बारे में होता है, जो कि हमारे कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट के द्वारा जो है कंपनी को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए बनाने पड़ते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर दिया जाता है। और अगर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो वो टेबल ए को भी लागू कर सकती है। तो यहाँ पर जो है प्रीलिमिनरी हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेबल ए अप टू 24। तो उसके अंदर 24 जो हैं पॉइंट हैं उनको फॉलो करना होता है, उनको लागू करना होता है। सेकंड हमारा है मोड ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उनकी बारे में जो है उनकी रेटिफिकेशन जो है, उनकी पुष्टिकरण जो है हम कह सकते हैं कि वो देना पड़ता है। थर्ड पॉइंट हमारा है डिवीज़न ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शेयर एंड राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। हमारे कौन कौन से टाइप के शेयर हैं, मीन्स इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनके राइट क्या होंगे उनको बताया जाता है। साथ ही साथ जो शेयर इशू किए जाएंगे उनका क्या मोड रहेगा, अलॉटमेंट करने का क्या मेथड रहेगा, ये बताया जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्या रहेगी वो डिसाइड की जाती है। उसके साथ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट का मेथड क्या रहेगा वो बताया जाता है। रूल रिगार्डिंग कॉल ऑन शेयर्स के ऊपर जो कॉल की अमाउंट मंगानी होती है उसके पीछे क्या रूल्स रहेंगे, और अगर अमाउंट जो है
इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है शेयर कैपिटल को, तो उसके पीछे कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा, अंडरराइटिंग को कमीशन किस तरीके से कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी होगी, और कमीशन शेयर्स के ऊपर या डिबेंचर्स को के ऊपर जो है ब्रोकर को जो कमीशन देनी होती है वो क्या रहेगी, कंसोलिडेशन एंड डिवीज़न ऑफ शेयर्स क्या रहेगा, अगर शेयर को मिलाना होता है या डिवाइड करना होगा तो क्या रूल रहेंगे, तो अगर कोई पर्सन जो है मीटिंग बुलाई जाती है तो मीटिंग बुलाने के क्या रूल होंगे, और मीटिंग कितने कितने टाइम में बुलाई जाएगी, इसमें प्रॉक्सी पोल ये सारी चीज़ें भी जो है पर्सन्स की डिसाइड की जाती हैं, चेयरमैन कौन होगा। साथ ही अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की अपॉइंट कौन, किसको ऑडिटर बनाया गया है या किसको बनाया जाएगा, उसके पीछे क्या मेथड रहेगा, कि उसकी अथॉरिटी क्या होगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसकी सैलरी या हम कह सकते हैं उसको कितना रेमुनरेशन पे किया जाएगा, वो यहाँ हम डिफ़ाइन करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ कहते हैं कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रेजर, सेक्रेटरी, तो जो भी हमारे कंपनी के मैनेजर, सेक्रेटरी या मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे या ट्रेजर होगा, खजांची जो हमारी अमाउंट संभालेगा, तो वो उनको अपॉइंट किस तरीके से किया जाएगा, रूल्स रिगार्डिंग यूजिंग ऑफ कॉमन सील, कॉमन सील के पीछे क्या जो है रूल्स रहेंगे, अकाउंट्स बनाने का क्या मेथड रहेगा, किस तरीके से बुक्स रखी जाएंगी, प्रॉफिट को किस तरीके से कैपिटलाइज किया जा सकेगा, और हम इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि शेयर्स उनको फोर फीचर जिनकी अमाउंट पैसों की मान लीजिए कोई पर्सन शेयर ले लेता है और उसकी अमाउंट जो है पूरी नहीं आती है तो उनके शेयर्स को रद्द करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फॉरफिट करना, तो उनको फॉरफिट किस तरीके से किया जाएगा, री इशू के किस तरीके से किया जाएगा, क्या डिस्काउंट पर किया जाएगा, प्रपोजल जो है उससे रिलेटेड क्या रूल्स होंगे, वोटिंग राइट क्या रहेगा मेंबर्स का, लोन लेने की क्या लिमिट होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या पावर है, डिविडेंड किस तरीके से दिया जाएगा, रिजर्व और फंड को किस तरीके से रिजर्व बनाए जाएंगे, इस तरीके वाइंडिंग अप के टाइम पर कंपनी जब बंद करनी है तो क्या मेथड रहेगा, ये पहले से ही डिफाइन कर दिए जाते हैं। जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये डिफाइन किए जाते हैं उन सब को हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, जो कंपनी को रन करवाने में हेल्प करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। तो इसके बाद जो आता है हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। सभी को क्लियर है ये चीज़। सेकंड जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पॉइंट है वो हम देख सकते हैं, इट डिफाइन द रूल फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अचीव करने के लिए जो रूल बनाए गए हैं उनको जो है डिफाइन किया गया है। इसमें पोजीशन क्या है, ये जो है वाइटल डॉक्यूमेंट है, एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, उसकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। रिलेशनशिप क्या है, इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर, ये बाहर के पर्सन के साथ जो है कंपनी के रिलेशन को डिफाइन करता है। ये कंपनी के अंदर के पर्सन के, कंपनी के मेंबर्स और उसके जो रिलेशन है उनको डिफाइन करता है। वैलिडिटी क्या है कि इसकी जो the activity beyond the power of the memorandum of association are not considered to be performed by the company, even all the member cannot ratify them। अगर उससे बाहर कोई काम किया गया होता है, मान लो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी बात लिखी है और अगर उससे ऊपर कोई काम किया गया है तो उसके लिए कंपनी जो है वो बाध्य नहीं होती है। मीन्स तो कंपनी द्वारा काम जो है उसको नहीं माना जाता है, कंपनी जो है उसके लिए जो है वो लीगल रूप से हम कह सकते हैं कि बाउंड नहीं की जा सकती। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है बाहर किए गए कामों के लिए जो है वो लीगल नहीं होते हैं, वॉइड होते हैं, बट देयर रेटिफिकेशन इज़ पॉसिबल बाय द मेंबर। लेकिन उसके लिए जो मेंबर जो है उनको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। अगर मेंबर्स ने उसकी रेटिफिकेशन कर दी है, पुष्टि कर दी है, तो भी वो जो है थोड़ा बहुत जो है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। मीन्स उसमें जो है वैध हम कह सकते हैं कि लीगल रूप से उनको बाधित किया जा सकता है अगर वो रेटिफिकेशन कर देते हैं तब।
लेकिन इसमें क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंबर जो हैं रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसको ज़रूर तैयार करना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। इसके बिना जो है रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। लेकिन इसको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी तो होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसके बिना कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कराया जाएगा। इसमें टेबल ए के रूल्स जो हैं वो अगर लागू कर दिए जाते हैं तो भी उसका प्राइवेट कंपनी में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अल्ट्रेशन, इट कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड, इसको जो है इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट में अप्रूवल लेनी पड़ती है। बहुत सारा जो है हम कह सकते हैं मैटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। इट कैन बी इजीली अल्टर्ड बाय स्पेशल रिसोल्यूशन, इसको रिजोल्यूशन एक पास करके ही, क्या एक मीटिंग रख के ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। अल्टर्ड इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोस्पेक्टस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।